फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमने पढ़ा है बीकॉम फर्स्ट ईयर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग सिखाई जाती है जो एक जनरल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में काम आती है और एनजीओ में। हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट प्रोप्राइटरशिप के लिए, एनपीओ चैप्टर पढ़ा एनजीओ के लिए, डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ा पार्टनरशिप के लिए, और जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, ये प्रोप्राइटरशिप किसी में भी हो सकता है। तो सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाना, ये प्योरली कंपनीज के लिए। देखो स्टेजेस देखिए, हमें पहले बेसिक से स्टार्ट किया जाता कि भैया हम कहीं पे अकाउंटेंट की जॉब करते हैं तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में तो इजीली कर सकते हैं, इसलिए पहले वही सिखाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पर आए तो हमें कंपनी के अकाउंट सिखाएगा कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। अकाउंट्स यहाँ पे खत्म हो गया बेसिकली, फाइनल ईयर में अकाउंट्स है ही नहीं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, ये अकाउंट से बिल्कुल अलग है, कोई जनरल एंट्री नहीं है, कुछ लेजर नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं है। ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी अकाउंट से बिल्कुल अलग है। तो हम बात कर रहे हैं कि फिलहाल कॉस्ट अकाउंटिंग की। एक बिजनेस में कॉस्ट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है? ग्रेजुएशन करके हम जूनियर कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो सबसे बड़ा कोर्स होता है इंडिया में, वो CM में होता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। वो कोर्स करके हम कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं, स्टार्टिंग स्टेज में जूनियर, फिर आगे आगे सीनियर। ग्रेजुएशन करके हमें कॉस्ट अकाउंटिंग का काफी हद तक आइडिया लग जाता है कि हम उसकी असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं, इस लेवल पे हम हो जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट एग्जांपल छोटा सा देता हूँ जी। फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी ने कार बेची, तो उसकी एंट्री क्या होगी? ये काम है इसका। मारुति कंपनी का ओनर क्या था? कॉस्ट अकाउंटेंट से कि मुझे एक फीचर ऐड करना है नया। एग्जांपल, कार में वाइपर आगे होते हैं, पीछे नहीं होते। तो कहता है मुझे एक ऐसा फीचर ऐड करना है कि आगे बटन प्रेस करूं और पीछे भी वाइपर ऑपरेट करे। इसकी क्या कॉस्टिंग है? तो कॉस्ट अकाउंट में हिसाब लगाएगा, इतने रुपए का मटेरियल लगेगा, इतने रुपए की लेबर लगेगी, इतने रुपए के एक्सपेंसेस लगेंगे, टोटल इतनी कॉस्ट आएगी। वो कैलकुलेशन कर लेता, फिर बताता सर 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है। ये रोल होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। ये सीख रहे हम इस सब्जेक्ट के अंदर बीकॉम थर्ड ईयर में, कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर हो जी बात? ये चीज है। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी इसी ईयर के अंदर है। इसमें क्या सीखेंगे? हम कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हैं। फाइनेंशियल अकाउंटेंट को क्या काम दिया था कि लोन लिया है हमने, जनरल एंट्री पास करो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर से पूछेंगे कि हमें हमारे बिजनेस को पैसा चाहिए, बताओ कहां से लें, लोन ले या डिबेंचर इशू करे या इक्विटी शेयर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, या पैसा हमारे पास आ गया है, अब बताओ कहां लगा है, कौन से प्रोजेक्ट में लगा। ये डिसीजन मेकिंग वाला काम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक। और एक मजे की बात, ये जो दो हैं ये पास्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर। अकाउंटेंट जब भी हमें 11th-12th में फर्स्ट 4 साल हो गए अकाउंट्स पढ़ते हुए, हमें तब जब बताया जाता है जब ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है। सेल होने के बाद जो बताते हैं हमें, सेल से पहले ना बताते हैं कि सेल करें कि ना करें, ये कितने की सेल करें, ये तो हमारा डिसीजन। मतलब अकाउंटेंट का, एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का कि बिजनेस की वैल्यू एडिशन में कोई रोल होता ही नहीं है। अब तक जो हमने अकाउंट्स पढ़ी है, जरूरी है कंपनी के लिए, अपॉर्चुनिटी होते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे कंपनी को। समझ रहे हो बात को? तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट रखता हूँ, तो उसका काम होगा भाई स्टूडेंट्स का ध्यान रखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब करना, लेकिन उसकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा बिजनेस में। टीचर से अपॉइंट करता हूँ तो वैल्यू एडिशन होता, समझ में आ रही बात? तो ये दोनों वैल्यू एडिशन नहीं करते जो 4 साल में तक पढ़ाएंगे। ये वैल्यू एडिशन वाला काम, कॉस्ट कम से कम करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, बिजनेस का फायदा होगा। फाइनेंस मैनेजर चीपेस्ट रेट पर लोन लेकर के आओ, बजट ऐसा बजट में पैसा लगाओ जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, इसमें डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छी बात ये है कि हम खुद डिसीजन दे रहे हैं कंपनी को, हमारे डिसीजन के बेस पर कंपनी करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी,
ये वैल्यूएशन वाली बात है इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, ये तो खत्म हो चुके हैं। ठीक, एक चैप्टर है मटेरियल कॉस्टिंग, उसके अंदर एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फर्दर उसके अंदर एक टॉपिक है स्टोर लेजर। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल कॉस्टिंग एक चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फर्दर उसके अंदर एक टॉपिक है स्टोर लेजर। ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको नोट करें टॉपिक पे, फिर मैं बताऊंगा। गोदाम, वेयर हाउस, स्टोर। देखिए एक ही चीज के तीन नाम है, समझिए क्या कॉन्सेप्ट है। देखो जब एक बिजनेस छोटे लेवल पर होता है, सपोज आसपास जो दुकान से सामान लाते हैं, वो छोटी सी दुकान होती है जो उसकी, जब वो खरीदता है तो अपनी दुकान में रखता है सामान, बेचता भी वही, सब काम वहीं पे करता है। लेकिन जब एक काम बड़े लेवल पर शुरू हो जाता है तो हर चीज के लिए अलग जगह ले ली जाती है। सेल करने के लिए अलग सेल ऑफिस होगा, सामान रखने के लिए स्टोर होगा, गोदाम होगा, अकाउंटिंग के लिए अलग से कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, हर चीज के लिए अलग जगह होगा, करेक्ट। तो जहां पर सामान रखा जाता गोदाम। अब इसमें जो होता है, देखो जो सेल्स वाला ऑफिस होता है वो एक प्राइम लोकेशन पर होता है ताकि अच्छी सेल हो। गोदाम में किसी कस्टमर ने आना नहीं है तो वो सबसे लीस्ट सबसे बेकार जगह पर लिया जाता है ताकि चीपेस्ट रेट पर हमें मिल जाए, ठीक बात है। तो जो गोदाम में सामान रखा जाता है उसके तीन नाम है जी। उसे गोदाम भी कहते हैं, वेयर हाउस भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं, ठीक। इस स्टोर के बाहर एक आदमी बैठा होता है टेबल चेयर लेकर, इस आदमी का नाम होता है स्टोर कीपर। इसका नाम होता है स्टोर कीपर। इसकी ड्यूटी क्या होती है कि भाई जब भी सामान जाएगा तो रजिस्टर में एंट्री कर लेगा, जब भी सामान आएगा तो रजिस्टर में एंट्री करेगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है। ये जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है उस रजिस्टर का नाम होता है स्टोर लेजर। ये स्टोर कीपर जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड करता है उस रजिस्टर का नाम होता है स्टोर लेजर। आज की क्लास में हम स्टोर लेजर बनाना सीख रहे हैं। समझ में आ गई बात? मतलब जो रजिस्टर में किस तरीके से लिखता है वो, ये चीज सीख रहे हैं। एक डाउट आता है इसमें कि सर हमारे कोर्स में स्टोर लेजर क्यों है? हमें थोड़ी ना स्टोर कीपर बनना। स्टोर कीपर तो बहुत छोटी जॉब हो गई है ना, तो हम थोड़ा ना स्टोर कीपर बनना। देखिए इस कंपनी के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटेंट है। जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता तो मैं बोलता था कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, तो माइंड में इमेजिन करके चलना कि एक कंपनी के अंदर अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट के अंदर जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो माइंड में लेके चलो कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ। तो कॉस्ट अकाउंटेंट का काम पड़ेगा स्टोर कीपर से। कॉस्ट अकाउंटेंट कहेगा जी पिछले महीने ये वाला सामान बनने के लिए कितना कितना सामान लिया, किस किस रेट से लिया बता। अब वो इतना खास पढ़ा लिखा नहीं है, ये रजिस्टर ये रहा, देख लो कौन सा सामान कितना गया, अपने हिसाब से देख लो। समझ में आ रही बात? उसकी ड्यूटी नहीं है कि मैं वो समरी बना करके देगा वीकली या मंथली। उसका काम नहीं है कि मैं पूछूं कि जी एबीसी कंपनी में जो जो सामान गया था मुझे वो लिख करके दो। उसको नहीं आता था।
तो हमें रजिस्टर दे देगा सामने, देख लो जिसमें क्या क्या सामान आया गया सब लिखा है हमने। पहले दिन इसको बता दिया कि सामान किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सी आइटम होती है, तो हमें उसका रजिस्टर देख करके समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज कैसे लिखी जाती है। इस पर्पज से हम सीख रहे हैं। क्लियर हो गई जी बात? क्लियर हो गई जी बात? कुछ नोटिंग करना चाहे कर सकते हैं जी, फिर मैं आगे काम कराते हैं। ये टर्म्स नोट कर लीजिए। फिलहाल नोटिंग कुछ भी नहीं करनी चाहिए, बोर्ड पर समझना है बस। टोटल 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है, मैंने इसको देख सकते हैं क्या। सबसे पहले जरूरी है सर डेट, किस दिन सामान आया, डेट जाननी बहुत जरूरी है। रिसीट, स्टोर कीपर को बोला हुआ है जब भी सामान आया पता लिखना। इशू, देखिए इशू वर्ड क्यों गया हुआ, क्यों लिखा हुआ, आप बेसिक समझ सकते हैं कि इन और आउट। उसको बोला हुआ स्टोर कीपर को जब भी सामान आए इधर लिख देना, जब भी सामान जाए इधर लिख देना। अब आए को रिसीट बोला हुआ और जाए को इशू बोला हुआ। सर इशू क्यों बोला हुआ, क्योंकि बेसिकली जो स्टोर कीपर होता है ये रॉ मटेरियल स्टोर करता है। अब रॉ मटेरियल जब स्टोर करता है तो रॉ मटेरियल जाता है फैक्ट्री में गुड्स बनने के लिए, फिनिश गुड्स बनने के लिए। तो टेक्निकली हम इसे कहते हैं इशू फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए इशू हो गया था सामान, ये सामान कहाँ गया, प्रोडक्शन के लिए इशू हो गया। ठीक है, आखिरी वाले कॉलम में सर क्या करना है हमें, बैलेंस निकालना। बैलेंस मतलब सर उससे सुनने से हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकालना। एग्जांपल मान लीजिए सर 500 यूनिट आई, बैलेंस 500, सर 100 चली गई, बैलेंस 400, 150 आ गई, बैलेंस 550। मतलब उसको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस फाइंड आउट करना। मतलब मैं किसी भी टाइम पहुंच जाऊं उसके पास कि पता गोदाम में कितना सामान रखा हुआ है, तो मुझे ये ना कहे सर रुक जाओ पहले मैं इसका टोटल कर लो, फिर इसमें से ये वाली माइनस कर लो, फिर बताऊंगा बैलेंस। ऐसा ना हो, इंस्टेंट रिप्लाई आए, इसलिए हमने फॉर्मेट ऐसा बना रखा है कि हैंड टू हैंड बैलेंस निकालना भैया। क्लियर हो गई बात? सर जो इशू कॉलम में जो भी न्यूमेरिकल फिगर्स होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी ना? नहीं हम पॉजिटिव ही लिखेंगे उसको, क्योंकि हमें पता है कि समझ आनी है ना। देखो हम लॉस को ऐसे नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते, हम लॉस को ऐसे लिखते या फिर लॉस को ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी, तो हम जब लिख ही रहे हैं लॉस तो फिर ब्रैकेट लगा देंगे। और if हम ये बैलेंस में शो कर रहे हैं तो भी हम नेगेटिव का साइन नहीं शो करेंगे? बैलेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, देयर कांट बी नेगेटिव स्टॉक। लेकिन जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी आइटम्स होती है तो वो सबका अलग अलग बनता है या फिर एक ही बनेगा? सब आइटम का अलग अलग बनता है। ठीक सर ये रॉ मटेरियल का ही क्यों है, क्योंकि देखो रॉ मटेरियल जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री से गुड्स बनने के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा शोरूम या कस्टमर की साइड पर जहाँ पर सामान चाहिए, यहाँ पर रॉ मटेरियल ही होता है। ठीक है चलिए टोटल 4 कॉलम बढ़ते हैं, 4 कॉलम सीख लिए हमने। अभी नोटिंग कुछ भी नहीं करनी थी, बोर्ड पे देखते रहो बस। देखिए इन कॉलम को मैं फर्दर 3 कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूँ।
क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, रेट, किस रेट से आया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है, किस रेट से है, कितना अमाउंट। इन तीन में से रुपीस के कॉलम कितने हैं, 1 2 दो, रेट एंड अमाउंट। रेट एंड अमाउंट। सेम यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोगों ने फुल फॉर्म लिखनी है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। फर्दर प्लान, सबसे पहले हमने 4 कॉलम में बांटा, डेट, रिसीट, इशू, बैलेंस। उसके बाद हमने पहले जो 3 कॉलम है, स्टार्ट एंड के 3 कॉलम है, उनको फर्दर 3 कॉलम में बांटा, कितनी क्वांटिटी आई, किस रेट से आई और मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। ठीक बात है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सभी के पास नोट्स हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट। ये आगे क्या लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट लाइन पर आ गए, जनवरी 2014। उसके बाद 1 से लेके 26 तारीख तक डेट दे रखी है। तो सर 2014 जनवरी, ये तो बार बार ना लिखना पड़े तो एक बार लिख देते हैं 2014 जनवरी, अब सिर्फ डेट ही लिखेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 2014 लिख दिया, फिर जनवरी 1, जनवरी 5, जनवरी 6, ऐसे भी कर सकते हो। रिसीव करिए सर 1000 यूनिट 1 रुपए के रेट से। मैं कौन से कॉलम में लिखूं बताइए, रिसीट वाले कॉलम, क्योंकि रिसीव नहीं। 1000 यूनिट्स 1 रुपए के रेट से, अमाउंट आ गया 1000। अब बताओ डेट 1 कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। बैलेंस पता है क्या, हमें हर एक डेट का बैलेंस पता होना चाहिए। कैलकुलेटर रेडी रखिए, कैलकुलेटर। जनवरी 10, इसमें लिखा हुआ रिसीव करिए हमने 260 यूनिट्स, रेट हो गया जी 1.05। देखिए हमें कभी भी सामान सेम रेट पर नहीं मिलेगा, कभी महंगा मिलेगा, कभी सस्ता मिलेगा, रेट बढ़ेंगे कभी घटेंगे, कुछ भी हो सकता। कितना है जी, मल्टीप्लाई करके 273। राउंड ऑफ का सुन लीजिए रूल, राउंड ऑफ आप इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। अगर हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं इस रेट पर, या फिर लोन ले रहे हैं इस रेट पर, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा अगर करोड़ों रुपए का लोन होगा तो। ठीक है जी, तो हम कभी भी रेट को राउंड ऑफ नहीं कर सकते। हमारी जो ईएमआई बन रही है, मान लीजिए हमारी ईएमआई बन रही है 5285.60 पैसे, तो बैंक इसको राउंड ऑफ करता है, 60 पैसे कहाँ लेंगे कस्टमर से, इसको इग्नोर कर सकता है या 6 बढ़ा सकता है, ये बैंक की अपनी पॉलिसी है। ठीक, तो अमाउंट वाला कॉलम होगा, इसी को राउंड ऑफ करेंगे, रेट वाले कॉलम को नहीं। ध्यान रहेगी जी बात। अच्छा सर, हमारे पास 1000 यूनिट्स थी, 260 और आ गई, तो बैलेंस कितना बच गया, 1260 है ना। अच्छा, जैसे डेट खत्म होती है तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि मिक्स ना हो 2 डेट्स। ये लाइन ड्रॉ करना ऑप्शनल है, और एक रिकमेंडेशन ये होती है कि सेकंड डेट को ना एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो, और इजीली अंडरस्टैंडिंग रहेगी, चेक करने वाले को भी आपकी गलती भी कम होगी। ऑप्शनल है ये चीज। अब मुझे बताइए वो रेट कौन सा लिखूं। देखिए देखो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तभी इस पे चैप्टर बनाना होता है। अगर कोई चीज बिल्कुल सीधी सादी सी, ऐसा लिखो ऐसा हो गया, ऐसा लिखो ऐसा हो गया, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ट्रेनिंग के टाइम बता दी जाएगी वो बात, उस पर चैप्टर नहीं बनेगा। जहाँ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तभी वही कॉन्सेप्ट्स के अंदर, सिलेबस के अंदर हमारे वो डाला जाता है ताकि बच्चा पहले से उससे गो थ्रू हो जाए। तो सर 1000 यूनिट्स पहले से थी 1 रुपए के रेट से, उसके बाद हमने 260 खरीदी 1 रुपए 5 पैसे के रेट से, अब हमारे पास 1260 यूनिट्स हैं, हमें रेट कौन सा लिखें, सजेशन दीजिए आप लोग, क्या करना चाहिए। लिखना भी चाहिए, रेट नहीं लिखेंगे तो बैलेंस कैसे आएगा। बस बैलेंस लिख दो। देखो क्या होता है, जैसे जब हम इशू करेंगे, हमारे जब 100 यूनिट्स इशू करी, फैक्ट्री में भेजी, तो फिर रेट जानना पड़ेगा ना कि कौन से वाली भेजी।
इसलिए जरूरी है रेट लिखना। तो दोनों के अलग अलग लिखते हैं। और कोई ऑप्शन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब 2.05 हाँ गलत है, जो बहुत ज्यादा गलत आ गलत जाएगा। आएगा उससे। चलिए जी, पहले वाला सेशन सही था कि सर दोनों को अलग अलग लिखो ना, मिक्स करने की जरूरत ही नहीं। दोनों को अलग अलग लिखेंगे सर, मिक्स करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब हमसे, हम स्टोर कीपर हैं, सपोज इस चैप्टर में तो स्टोर कीपर है, हमसे कॉस्ट अकाउंट पूछने आता है कि भाई कितना सामान रखा हुआ, तो हम कहेंगे जी 1000 यूनिट रखी है 1 रुपए वाली, 260 रखी है 1 रुपए 5 पैसे वाली। ठीक, टोटल करने की आवश्यकता नहीं है डेट वाइज। ये हो गया ना कि माल में भी डिफरेंस हो गया कि पहली जो चीज है वो दूसरी चीज है। नहीं, देखो देखो, रेट अगर डिफरेंट है इट डजंट मीन कि क्वालिटी भी डिफरेंट है। जिन चेयर्स पे आप बैठे हो ये मैंने 350 की भी खरीदी है, 450 की भी खरीदी है, 550 की भी खरीदी है, ब्रांड सेम, क्वालिटी सेम। ठीक, तो डिफरेंस हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, जनवरी 20 इशू करी है सर 700 यूनिट्स। ये देखिए इशू करी मैंने 700 यूनिट्स। अब 700 में सर रेट नहीं दे रखा। ये देखो, हम जो चीज खरीदते हैं ना उस टाइम तो हमें पता होता है क्योंकि बिल होता है हमारे पास। अब अपनी फैक्ट्री, अपने स्टोर से हम फैक्ट्री में सामान भेज रहे हैं, किसी को बेच तो नहीं रहे कि हमें रेट पता हो, इसलिए कभी भी इशू में आपको रेट नहीं दिया जाएगा। ठीक, अच्छा सर 700 इशू हुई है, ये भी पॉसिबल है कि हमने 260 ली हो 1.05 वाली और 490 ली हो 1 रुपए वाली, ये पॉसिबल है। टोटल 700 इशू करी, 440 आ गए। ठीक, या फिर सर ये भी पॉसिबल है कि आपने सारी की सारी 1 रुपए वाली ली हो। इन दो में से कोई की पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो हमने ये महंगे वाली पहले निकाल दी, टोटल 700 चाहिए, मतलब कॉल आया हम पर कि 700 भिजवा दो, तो हमने पहले महंगी वाली निकाल दी, फिर जितनी कम पड़ी सस्ते वाली निकाल दी। जैसे ऐसा हो सकता है हमने सारी 1 रुपए वाली निकाल दी। ठीक, दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी। अच्छा जी, अब देखिए सर कौन सी सिचुएशन को सही मानना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट सुनिए इसके पीछे। कॉन्सेप्ट का नाम है सर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फुल फॉर्म है इसकी। हर दुकानदार अपना पुराना माल पहले निकालता। कभी भी आप ब्रेड का पैकेट लेने जाओ शॉप पर, तो जो सामने रखा हो कभी उसको मत उठाना, वो पुरानी डेट का होगा। जहां ब्रेड रखे हो सबसे लास्ट कॉर्नर से ब्रेड का पैकेट उठाना, सबसे लेटेस्ट डेट का मिलेगा, क्योंकि दुकानदार भी ये करता, जैसे नया माल आता है उसको बिल्कुल पीछे रख देता ताकि मेरा पुराना माल पहले खत्म हो जाए, ताकि वो मतलब बासी होने से बच जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो इसलिए दुकानदार की कोशिश है ऐसे ही करेगा। इन जनरल गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं। इन जनरल हर एक की कुछ ना कुछ एक्सपायरी डेट होती है, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन होती है, जैसे कि फर्नीचर की एक्सपायरी डेट नहीं होती है ना, तो कुछ में एक्सेप्शन है। अदरवाइज इन जनरल हर एक पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, तो हर दुकानदार अपना पुराना माल पहले निकालता है। ठीक है जी, तो फीफो मेथड फॉलो करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेथड कौन सा फॉलो करना, एग्जाम में हमेशा दिया जाएगा, हमारी प्रेजम्पशन कुछ नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में होगा क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होगा सर, आप बॉस के पास जाओगे, वो कहेगा स्टोर लेजर बनाओ, तो आप पूछोगे सर कौन सा मेथड फॉलो होता है आपके यहाँ, हमें सारे आते हैं, आप बताओ कौन सा फॉलो करना, वो जो बोले। या फिर वो ये कह सकता है कि आप अपने हिसाब से देख लो, मुझे नहीं पता मेथड वेथड, वो पढ़ना पढ़ा लिखा नहीं हो, तो अब क्या आपको नोटिस करना है, स्टोर में सामान ये वाला आया था, फिर ये वाला आया, जब गया तो कौन सा सामान गया, अरे पहले वाला सामान गया, अच्छा इसके यहाँ पहले वाला सामान जाता, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही लगेगा यहाँ। ठीक है, टोटल 4 मेथड्स पढ़ने हैं हमारे कोर्स के अंदर। अभी पहला मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो मेरी हेल्प कीजिए, 700 में यहाँ पे क्या लिखूं, 1, यहाँ पर 700। सही है, अब बैलेंस में आप लोग हेल्प करेंगे मेरी, फटाफट से बैलेंस बताओ कितना लिखूं। 300 बची ना, ये 1000 थी, 700 गई, 300 बची।
और ये तो एज इट इज लिख दो। जी 21 21 में क्या लिखा हुआ है? रिसीव करी है 400 यूनिट्स 1.15 के रेट से। टोटल बताएं। रिसीव करेंगे 400 यूनिट्स 1.15 के रेट से 460 460। मुझे बैलेंस लिखने में हेल्प करें, पहले क्या लिखूं? सबसे पहले 300 सबसे पुराना माल सर 1 रुपए वाला, 300 फिर 260 उसके बाद उससे जो नया माल था, फिर 400 फिर 400 फिर उसके बाद जो सामान आया। मतलब सर जितने रेट होंगे यहाँ पे उतनी बार लिखना पड़ेगा। हाँ जी, उतनी बार लिखना पड़ेगा। एक और रेट आ गया तो 4 बार हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 22। एक और रेट आ गया। हमने खरीदी है 300 यूनिट्स 1.25 के रेट से। बताओ जी फटाफट से कितना हुआ? 375 बैलेंस में हेल्प कीजिए। 301 रुपीज के रेट से 300, 260 1.05 के रेट से 273, 400 1.15 के रेट से 460 और 300 1.25 के रेट से 370। अब दिमाग लगाना है ये अच्छे से। सर टोटल 620 इशू हुए हैं। अब आप बताइए मैं यहाँ पे कितना लिखूं? पहले 301 के रेट से बिल्कुल समझ पा रहे हैं सही। सबसे पहले पुराना माल निकालेंगे हम, उसके बाद 260 1.05 सर, उसके बाद उससे नया माल निकालेंगे, फिर उसके बाद 60 बचेगा तो 1.15 से समझ पा रहे हैं जी अच्छे से? इजी है बिल्कुल। टोटल सर 620 इशू करनी है। पुराना माल पहले निकालना है, तो पहले मैंने 300 वाली यूनिट्स ली, फिर उसके बाद 260 वाली ली, टोटल करा, इन दोनों का टोटल आया 560। टोटल इशू करनी है 620, तो 60 कम पड़ रही, तो 60 और यूनिट्स इशू कर दी अगले वाले रेट से 1.15 वाले रेट से 69। अब मेरी बैलेंस में हेल्प करनी है आप लोगों ने। मुझे बताओ फटाफट से बैलेंस कितना लिखूं? यहाँ पे 340 1.15 से ये समझ पाए 340 कैसे आया? सर ये वाली 1 रुपए वाली गायब हो गई, ये लिखनी ही नहीं। 1 रुपए 5 पैसे वाली गायब हो गई, ये लिखनी ही नहीं। इस 400 में से 60 इशू हो गई, तो 340 बचेगी। अमाउंट बता? 391। और ये जो सर 1 रुपए 25 पैसे वाली थी, ये तो एज इट इज है, अभी तो कोई चेंज आया नहीं। ठीक बात है। 24 तारीख में आ गई जी। इशू करिए 240 यूनिट। बताइए फटाफट से 240 लिखूं कि क्या लिखूं? 240 से इसमें से ले लेंगे सारी की सारी, यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 240 रेट क्या लिखूं? 1.15 ये वाला। टोटल बताओ जी। 276। मेरे बैलेंस में हेल्प कीजिए। तो 340 में से 240 गए तो 100 बचे 1.15 के रेट से। और ये 300 तो एज इट इज है सर, कि तुमको कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है बिल्कुल। 25 डेट आ गई है। हमने रिसीव करी है 500 यूनिट्स 1.1 के रेट से। बैलेंस बताएं मेरे को। पहले 125 बिल्कुल सही जी। पहले सर लिखो पुराने वाला माल, उसके बाद उससे नया, फिर उसके बाद सबसे नया। अगर सेम रेट पे दोबारा आता है तो हाँ जी फटाफट समझिए, क्वेश्चन आएगा इसमें भी है, नोट्स में क्वेश्चन ऐसा
नोट्स में ऐसा क्वेश्चन है, आंसर देखिए सर। मान लीजिए यहाँ पर रेट होता 1.15, ठीक। तो सर दो तरीके हैं, एक तो यहाँ पर 1.15 लिखो, दूसरे ऊपर वाली। या फिर इसमें ऐड करो, तो वैसे एक ही सही है। ये मैं आप लोगों से भी सजेशन ले रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या सही है। आई रिपीट सर, इस क्वेश्चन में तो फिलहाल 1.1 रेट है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट रेट है। डाउट ये आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सर इसको ऐसे दिखाएं कि मान लीजिए यहाँ पर 1.15 रेट होता, ठीक है, 15 पैसे वाला रेट होता, तो 100 प्लस 500 600 1.15 वाले और 300 1.25 वाले ऐसे दिखाते, या फिर ऐसे दिखा, मतलब ये जो 500 आई उसको बिल्कुल अलग दिखा, रख दिया हमने, इसमें मिक्स नहीं करा। या फिर सर सेम रेट है तो इकट्ठे दिखाओ, ऐसे करा। इन दो में से कोई एक ही प्रेजेंटेशन सही है, ये आप लोग अपना ओपिनियन दें, तो मैं बताता हूँ सही क्या है। सर ऊपर वाले से फर्स्ट, ऊपर वाला का आंसर आया है, सेकंड वाला का आंसर आया है, फर्स्ट वाला का आंसर आया है, सेकंड वाला सही है। सुनिए क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सर देखो ये क्यों लग रहा है कि सर जब सेम रेट है तो अलग क्यों लिखें, इसके पीछे लॉजिक ये दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है। देखो ये क्यों सही है और ये क्यों गलत है। हमारा बेसिक इस कॉन्सेप्ट में क्या चल रहा है, देखो फीफो में अगेन पुराने सामान में और नए सामान को कैसे मिक्स करते हैं। इसको सोचो, ये ब्रेड के पैकेट रखे हो आपके पास, क्वालिटी सेम है, एमआरपी सेम है, बस रेट ऊपर नीचे हो गया तो आपको महंगा मिल रहा है, कभी सस्ता मिल रहा है, कभी महंगा मिल रहा है। अब ये बिल्कुल लेटेस्ट डेट का आया हुआ है ब्रेड, आप इसमें मिक्स कर दोगे तो इससे पहले ये निकल जाएगा ना, है कि नहीं। हमें लेटेस्ट माल को अलग रखना, पुराने माल को अलग रखना, और ये पुराना माल ही पहले जाए, ये पर्पस है इसे मिक्स ना करने का। समझ आ रही है बात, ध्यान रहेगा। अच्छा इसलिए एक और पॉइंट बताएं। तो मान लीजिए ये जो आता ये 1.25 के रेट से आता, 1.25 के रेट से आता, तो ऐसे करते या ऐसे करते। ये जो नया सामान है ये इस रेट से आता तो क्या करते? अभी आपने सिर्फ रेट ही चेंज करा है ना? हाँ रेट चेंज करा मैंने बस। ये 500 यूनिट अगर 1 रुपये 25 पैसे के रेट से आती तो इसको हम इसके अंदर इस 300 वाले के अंदर मिक्स कर देते या अलग से दिखाते, ये डाउट है। अलग से दिखाते। ऑप्शन फर्स्ट। आपके साथ सही कैसे हो ये वाला सही है, देखो कैसे, क्योंकि ये दोनों तो ना सेम स्टेज पर खड़े हुए हैं, ये दोनों खड़े हैं सेम स्टेज पर, ये भी रेट वही, ये भी रेट वही। तुमको मिक्स करने में, देखो इसको मिक्स करने में दिक्कत थी कि ये वाला माल पहले निकल जाएगा, लेकिन ये तो सेम लेवल पर है, सेम रेट पर है। लेकिन फिर भी अगर हम मिक्स कर देंगे और हम लोग 500 वाले पहले यूज करें, 300 वाले बाद में किए। देखो जब ये रेट सेम होगा ना हमें, और जब इशू किया जाएगा तो कितने रुपए रेट वाला इशू हो रहा, तो पहले वाला जब ये पता ये भी 125 का है, ये भी 125 पैसे का है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा इसमें। अच्छा आप इशू के केस में बता, इशू के केस में बता, ओके ओके ठीक है। इशू के केस में मैंने भी इशू में ही बोला, मतलब जैसे अगर ब्रेड के एग्जांपल लेते हैं, अगर वो 20 रुपए वाली मतलब पहले की रखी हुई 20 रुपए वाली नहीं आई है, तो हम पहले वाली देंगे ना, बाद वाली तो हम बाद में देंगे। तो बिल्कुल सही कह रहे हो। जब देखो जब इशू की जाएगी ना, देखो उसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया, अब इन सब पे डेट तो लिखी होगी, मेंशन होगी, ठीक। हमने स्टॉक में देखो मान ले मैं आपसे कहता हूँ कि आपसे आप एग्जांपल पूछने के लिए आए कि चेयर्स कितने कितने रखी हुई है, मैं कहूँगा जी 400 रुपए रेट वाली 4 है, फिर कहूँगा 400 रुपए रेट वाली 8 है, तो कोई सेंस नहीं होगा। तो अलग अलग क्यों बोला भैया, सेम रेट है सबके तो, ठीक है। जब इशू किया जाएगा तो हम जब इन दो में जब मिक्स कर दिया हमने, तो जब रखी बहुत सारी है तो जब निकालेंगे तो डेट देकर के निकालेंगे, इशू डेट है सर लेकिन जैसे
फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत सारा सामान होता ठीक है, ठीक ठीक। अगर वो मिक्स हो गया तो देखो हम ना फैक्ट्री में जब रखा जाता है सामान तो बहुत सिस्टम से रखा जाता है, लेबलिंग की जाती है और किस डेट का सामान किस जगह, मतलब फैक्ट्री में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। अब एक बात बताओ, शॉप में हम जाते हैं किसी होलसेलर की शॉप में, सामान कितना सारा रखा होता है और हम उससे कहते हैं सपोज 1 किलो चीनी दे दो, फटाक से ले आता है वो, क्योंकि हर चीज सिस्टम से रखी होती है, उन्हें पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, और सपोज नया माल आया तो कहाँ रखा है, पुराना माल रखा है तो कहाँ रखा है, ये तो सिस्टम से पता होता है। ये खैर क्वेश्चन में आता 1-2 क्लास के बाद, कोर्स में है ऐसा क्वेश्चन है मिक्स रेट करने वाला। चलिए आगे बढ़े। लास्ट डेट है जिसमें इशू हुई है 380 यूनिट्स, 26 डेट पर इशू हुई है 380 यूनिट्स। मेरी हेल्प कीजिए, बताइए कैसे लिखूंगा इशू में। पहले 100 लिखेंगे, पुराना वाला माल पहले जाएगा 1.15 के रेट से 115, फिर क्या करो 280 है जिसके अंदर 300 है, हम कवर कर सकते हैं 1.25 के रेट से 350। मुझे फटाफट से बताओ बैलेंस कितना बचा। 21.25 ये 100 तो पूरी गायब हो गई, इस 300 से 280 गई तो 20 बची, ठीक, और ये 500 पूरी बची हुई। टोटल स्टॉक सर हमारा आ रहा है, टोटल अगर रुपीस की बात करूं 575। आंसर में देखिए, सेकंड आंसर देखिए, सेकंड आंसर क्या लिखा हुआ 575, ठीक। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। हमने आज क्या सीखा सर, स्टोर लेजर बनाना सीखा। इसके अंदर हमने आज सिर्फ पहला मेथड सीखा, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना माल पहले जाएगा, इस प्रिजम्पशन को माइंड में रखते हुए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। मेथड कौन सा लगाना है हमेशा एग्जाम के अंदर दिया जाएगा। टोटल 4 मेथड हैं, हर एक के पीछे अपना अपना लॉजिक है। आज मैंने आपको फीफो का लॉजिक समझाया है ब्रेड के एग्जांपल से कि पुराना माल हमेशा दुकानदार पहले निकालेगा, इसलिए फीफो बेस्ट है। जब मैं सेकंड मेथड पढ़ाऊंगा तो उसकी तारीफ करूंगा, जब थर्ड पढ़ाऊंगा तो उसकी तारीफ करूंगा। ये डिपेंड करता है कि कौन से बिजनेस में कौन सा एप्लीकेबल है। हर एक बिजनेस का अलग सिस्टम है काम करने का। ध्यान क्या रखना है जी आपको इश्यू के टाइम। देखो रिसीट आसान है, रिसीट जितने सामान आया हमने आगे जाके लिख लिया, सामान आया आगे जाके लिख लिया। इश्यू में माइंड लगाना होता, माइंड लगाना है वो इश्यू में लगाना है। ये जितने यूनिट्स इश्यू हो गए तुरंत यहाँ पर लिखनी, हमने पहले पुराने वाले माल से देखना कितनी बची हुई है, पहले वो लिखनी है। उसके बाद और कितने कम पड़ रही है सेकंड वाले से लेनी है, और कम पड़ रही है थर्ड वाले से लेनी है, फिर बचा हुआ ही बैलेंस में लिखना है। जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी, फिर आगे का सारा गलत हो जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल स्लो करना, ठीक है जी। अब नोटिंग कर सकते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं जी आपके नोट्स में, 7 क्वेश्चन होमवर्क इसी मेथड से। पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया आपको फीफो से, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक, ये सारे क्वेश्चन 8 है कि 10 है 8 है, तो 2 से लेके 8 तक आपको सारे क्वेश्चन आज फीफो से करने हैं। जब मैं कल क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा कराऊंगा सेकंड मेथड से, फिर 7 क्वेश्चन नंबर में मिलेंगे सेकंड मेथड से, फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तीसरा मेथड। मतलब ये बेसिकली 8 क्वेश्चन नहीं है, ये 32 क्वेश्चन।